नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अपने विद्यालय में जो तैयारी करा रहा हूँ उसका एक अंश अपने YouTube चैनल पर आपके बच्चों की सहूलियत के लिए भी डाल रहा हूँ। तो आशा है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अगर आपको कुछ लाभ हुआ, आपके बच्चों को लाभ हुआ, तो मैं समझूंगा कि मेरा श्रम सार्थक है। मित्रों, मैंने आग्रह किया था कि अपने बच्चों से कहे, आप बच्चे हैं तो स्वयं इसे सुने और गुने, कि सबसे पहले पूरे पाठ को एक ही बैठक में आप पढ़ जाएं और 2 मिनट के लिए आंख मूंद कर ये सोचें कि आपने क्या पढ़ा है। आपके मन में अगर थोड़ी सी समरी बैठ जाती है तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। समरी की वीडियो मैंने पहले ही डाल दिए हैं, कृतिका भाग 2 के। तो चलिए पहला पाठ देखते हैं। माता का अंचल सुपूजन सहाय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो हैं वो पाठ्य पुस्तक के हैं और उन्हीं का उत्तर दे रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर है बेटों कि भोलानाथ को माता पिता दोनों ही प्यार करते हैं, परंतु पिता के सानिध्य में अधिक रहकर भी उसे माँ की ममता ही अधिक प्रभावित करती है। उनके सानिध्य में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इसीलिए कहानी के अंत में घटित बड़ी विपदा के समय वह पिता की बड़ी कोशिशों के बावजूद माँ के आंचल में जाकर छिप जाता है और स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर है कि कुछ बच्चों की खेलने में इतनी रुचि होती है कि उसके पीछे वे खाना पीना सुख दुख मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। भोलानाथ इसी प्रवृत्ति के हैं। इसीलिए कहानी में कम से कम 2 बार वे पिता की गोद में सिसकते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनके साथी उन्हें खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं वे सिसकना भूल जाते हैं और बाबूजी की गोद से उतरकर साथियों के साथ खेलने लगते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इसका उत्तर है, बच्चे प्रायः अपनी कल्पना से ऐसी तुकबंदियां कर लेते हैं और नए नए खेल भी बनाकर खेलते रहते हैं। ऐसी बहुत सी तुकबंदियां प्रचलित है, जैसे हम खेलेंगे चोर को पकड़ो, राजा जी मत ज़्यादा अकड़ो। तो मित्रों, आपको ध्यान होगा ये चोर सिपाही का खेल होता है, इसमें एक राजा, एक रानी, एक दरोगा और एक चोर होता है। तो राजा जो है वो बोलता है कि सिपाही कौन है? तो सिपाही बोलता है कि मैं हूँ। तो कहता है कि चोर को पकड़ो। तो रानी और चोर 2 पात्र होते हैं। अगर वो चोर को पकड़ लेता है तो जीत जाता है और रानी को पकड़ लेता है तो हार जाता है। ऐसे बहुत से खेल हैं जो बच्चे स्वयं बना लेते हैं। प्रश्न 4 है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर इसका, आज न जाने कितने प्रकार के बच्चों के खिलौने आसानी से उपलब्ध हैं, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए भोलानाथ और उसके साथी सामान्य वस्तुओं को माध्यम बनाकर खेलते थे, जैसे धातु या मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पत्ते, लकड़ी के टुकड़े आदि। एक सच यह भी है कि भोलानाथ एवं उसके साथियों की तरह बच्चों के खेल बंद से हो गए हैं। आज के बच्चे अपने घरों में टीवी और मोबाइल फ़ोन के चलते कैदी बनकर रहने लगे हैं, कुछ माँ बाप के दबाव से और कुछ खुद भी। इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो इसका उत्तर है, इस पाठ में आरंभ से अंत तक दिल को छू लेने वाले प्रसंग भरे पड़े हैं। तभी तो बाबूजी और गांव वाले भी बच्चों के खेल का आनंद उठाते हैं, परंतु अंतिम घटना अपेक्षाकृत मनोरंजक भी है और मर्मस्पर्शी भी। शरारत का ऐसा प्रतिफल बच्चों को प्रायः मिलता ही है।
और प्रायः सभी के प्यार और दुलार को दुत्कार कर वे अंत में माँ की गोद में ही जाकर शरण लिया करते हैं। अगला प्रश्न है कि इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है, अब ग्रामीण जीवन पूरी तरह बदल गया है। भौतिक संसाधनों का भरपूर प्रसार हो गया है, लेकिन यह भी सत्य है कि आपसी आत्मीयता लगभग विनष्ट हो गई है और न जाने कितने प्रकार के भेदभाव स्थापित हो चुके हैं। गांवों में स्थापित हो रही राजनीतिक स्वार्थपरता, महत्वाकांक्षा गांव की पुरानी रस्मयता को लगभग निगल चुकी है। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो बेटा इसका उत्तर है कि डायरी प्रायः प्रतिदिन लिखी जाती है, क्योंकि बहुत सी डायरी ऐसे हैं जिनमें 365 दिन जो साल के होते हैं, तो 365 दिन के लिए अलग अलग पेज होते हैं। तो उसमें आप प्रतिदिन की घटना लिख सकते हैं। दिन भर की ऐसी घटनाओं को प्रतिदिन के हिसाब से अंकित करने का प्रयास करें। जब आप बड़े होंगे तो बहुत सी बातें आपको हो सकता है भूल जाएं, और अगर आप कोई महापुरुष बन गए तो आपके बचपन को लोग जानने की चेष्टा करेंगे। तो अगर आपके पास डायरी है तो इसका प्रतिफल आपको ही नहीं बहुतों को मिलेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इस पाठ में माता पिता का भोलानाथ के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे भारतीय माता पिता का स्वाभाविक प्यार दुलार माना जा सकता है। वस्तुतः इस देश में संतान को भगवान की देन माना जाता रहा है और भविष्य की धरोहर भी। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों से अतिशय लगाव रखते हैं। यहाँ भी बाबूजी और मैया का भोलानाथ के प्रति ऐसा ही लगाव दर्शाया गया है। उनके संपूर्ण जीवन संदर्भ का भोलानाथ पूरक सा बन गया है। कौन उससे अधिक प्यार करता है कहना कठिन है, किंतु अंत में मैया के प्रति भोलानाथ का लगाव पिता के वात्सल्य से विशिष्ट बन प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इसका उत्तर है बेटू, इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त, इस पाठ का सबसे उपयुक्त शीर्षक तो माता का अंचल ही है, क्योंकि पिता के सानिध्य में अधिक से अधिक रहकर भी विपदा के क्षणों में भोलानाथ को सुरक्षा और संरक्षा का एहसास माँ के अंचल तले ही होता है। साथ ही भोलानाथ का बचपन, माता पिता का अनुराग, निरापद माँ का आंचल, शैतान बच्चे जैसे अन्य शीर्षक भी उपयुक्त माने जा सकते हैं। प्रश्न 10 है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इस पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम निम्नानुसार अभिव्यक्त करते हैं। ध्यान रखें, ये कुछ हरकतें हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, बहुत कुछ है। प्यार तो इसके अभिव्यक्ति के असीम संसाधन स्वरूप हैं, अभिव्यक्ति है। तो नंबर 1, माता पिता के सानिध्य में रहकर विविध नटखट हरकतें करके। नंबर 2, अपने पिता के प्रति उनके अधिक लाड़ प्यार का, कभी प्यार भरा तो कभी प्रतिरोधी विरोध करके, जैसे वहाँ भोलानाथ बाबूजी के पेट पर कूदते हैं, लड़ते हैं और अंत में उनकी मूछें उखाड़ने लगते हैं। नंबर 3, उनसे कहानी आदि सुनने की जिद करके या उनको कहानी आदि सुना करके। अगला है नंबर 4, माता पिता या समाज के अन्य लोगों की नकल करके और पकड़े जाने पर शर्मा करके। नंबर 5, उनके कार्यों में उनका सहयोग करके। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? यह तो उत्तर इसका, यह पाठ देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बिहार, मूलतः पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। लगभग 96 वर्षों में इस देश का ग्रामीण परिवेश पूरी तरह बदल चुका है।
बच्चों के खेल, खेल की सामग्री, जीवन शैली, प्रकृति का स्वरूप, और अगर जोड़ना चाहें तो माता पिता का प्यार, उसका प्रतिरूप, गांव वालों की अपनी ज़िंदगी, सब कुछ आमूलचूल बदल चुका है। परंतु बच्चों के प्रति माता पिता का अनुराग या लगाव अभी भी पूर्ववत ही है, कम से कम ग्रामीण जीवन में ऐसा माना जा सकता है। और अंतिम प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। एक तरह का ये दिशा निर्देश है। तो इसका उत्तर है मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, आंचलिक उपन्यास और ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर या ठेस आदि भी जोड़ सकते हैं, आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। नागार्जुन बलचनवा और रतिनाथ की चाची और आसमान में चंदा तेरे कहानी संग्रह, तो दो इनके उपन्यास हैं। और एक जो है उसमें उनका जो है वो कहानी संग्रह है, आसमान में चंदा तेरे। तो इनमें भी मित्रों जो मूल रचना है वो मैला आंचल और बलचनवा विशिष्ट है। तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आशा है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर मैंने दिए। इसी तरीके से आप एक बार पूरा पाठ पढ़ लें तो आप आसानी से इसके सारे उत्तर दे सकेंगे। बहुत ही मर्मस्पर्शी ये पाठ है और इसका उत्तर देना बहुत आसान है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को भी सूचित करें। अगले चैनल में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।